नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जिस पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। अनेक बार भारतीय संविधान की प्रकृति या उसका स्वरूप भी इसे कह दिया जाता है और इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना एग्जामिनेशन में रहती है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और इसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो उसे एक विशिष्ट प्रकार के संविधान का दर्जा देती है। दुनिया भर के जो संविधान हैं उनसे अलग और उनसे ज्यादा व्यापक और अधिक महत्वपूर्ण प्रकार के संविधान का दर्जा प्रदान करती है। तो कुछ ऐसी 12, 15, 18 विशेषताएं हैं जिन पे हम आज बात करने जा रहे हैं। 20-30 मिनट 40 मिनट की क्लास होगी, पूरी क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं। ये थंबनेल आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये एक डायग्राम भी है इसमें, जैसे इसमें संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, न्यायिक समीक्षा, संसदीय प्रणाली, ऐसे कुछ बिंदु यहां लिखे हुए हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पहले मैं कुछ लाइन यहां लिख देता हूं और फिर उसके बाद एक एक विशेषता को हम समझते चलते हैं। आप साथ साथ इसको लिखे भी, ध्यान रहेगा। भारतीय संविधान की विशेषताओं में सबसे जो पहली विशेषता हम लोग पढ़ते हैं वो विशेषता है सर्वाधिक विस्तृत संविधान। कई बार ये कह दिया जाता है सबसे लंबा संविधान, तो लंबा संविधान कहने के स्थान पर ये कहने की आदत डालें सर्वाधिक विस्तृत संविधान है, समावेशी संविधान है। मैं पहले कुछ विशेषताएं लिख दे रहा हूं और उसके बाद एक एक विशेषता की हम व्याख्या करेंगे अच्छे से। तो सर्वाधिक विस्तृत संविधान है, समावेशी प्रकार का संविधान है और सामाजिक क्रांति कह लीजिए या सामाजिक परिवर्तन कह लीजिए, उसका एक जीवंत दस्तावेज है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आप साथ साथ लिख सकते हैं सर्वाधिक विस्तृत संविधान है। भारत का जो संविधान है मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई, 22 भागों की व्यवस्था की गई और 8 अनुसूचियों की व्यवस्था की गई थी। कालांतर में संविधान में संशोधन किए गए और भागों की संख्या भी बढ़ गई, अनुसूचियां 12 हो गई। लेकिन हम अंतिम भाग के रूप में जब प्रविष्टि लेते हैं तो हम 22वें भाग के रूप में ही उसको मानते हैं, अंतिम भाग के रूप में। अनुसूचियां जरूर 9, 10, 11, 12 जो है 12 प्रकार की अनुसूचियां हैं और इसके अलावा जो लास्ट अनुच्छेद है प्रविष्टि संख्या के रूप में 395 नंबर का ही आता है। ठीक है, यद्यपि माना जाता है कि 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो गए हैं संख्या में, लेकिन जो अंतिम प्रविष्टि, अंतिम जो एंट्री है आज भी वो 395 नंबर की है। तो सर्वाधिक विस्तृत संविधान है, ये तो है इसका मात्रात्मक पक्ष है ना। सर्वाधिक विस्तृत जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें 22 भाग और 12 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेदों की बात होती है। और ये मूल रूप से, यहां लिख देता हूं, मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी इसमें और उसके बाद संशोधनों के माध्यम से 4 अनुसूचियों का और समावेशन किया गया। एक क्लास हम लोग अनुसूचियां और भाग पर लेंगे, जिसमें संविधान के जो भाग हैं उनके शीर्षक, उनके जो अनुच्छेद हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वहां से आ जाता है। और एक क्लास जो है वो भाग के साथ उसमें अनुसूचियों पर हम बात करेंगे, जो 12 अनुसूचियां हैं। तो मूल रूप से क्वेश्चन ये भी आता है संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। कालांतर में संविधान संशोधन, पहला संशोधन हुआ, 52वां संशोधन हुआ, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, जिसके माध्यम से 4 अनुसूचियां क्रमशः 9, 10, 11 और 12 इसमें जोड़ दी गई। 22 भाग, जैसा कि मैंने बात किया, जब हम भाग की बात करेंगे, लेकिन मैंने कहा संविधान में संशोधन होके कुछ भाग जो है और भी एडिशनल जोड़े गए। जैसे 42वां संविधान संशोधन हुआ, उससे संविधान में भाग 4A जोड़ दिया गया, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज की व्यवस्था कर दी गई। भाग 14A जोड़ दिया गया। ठीक है, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ तो भाग 9 तो चूंकि पहले था, लेकिन 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9A जोड़ दिया गया। फिर 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9B जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भाग जोड़े गए, तो 4 भाग जोड़े गए। एक जो 7वें संविधान संशोधन जब हुआ उससे एक भाग हटाया गया, तो इस तरह से 4 भाग जोड़े और एक भाग हटा दिया, तो टोटल 25 भाग वहां पर संख्या में जोड़ने में आते हैं। यद्यपि अंतिम जो प्रविष्टि है वो 22वें भाग के रूप में आती है। अनुच्छेद जो है, बहुत सारे अनुच्छेद बीच में जोड़े गए। जैसे शिक्षा का अधिकार आया तो अनुच्छेद 21 एक के रूप में नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद कई सारे आए, कई सारे खंड जोड़े गए, कई सारे उपखंड जोड़े गए, 450 से ज्यादा आर्टिकल्स हो गए, लेकिन
हम अभी ये कहते हैं कि प्रविष्टि संख्या जो अंतिम है वो 395 के रूप में। तो क्वेश्चन जब ये आता है कि मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी, अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 9, 10, 11, 12 एंट्री के रूप में वो 12 अनुसूचियां। ठीक है, तो पहला वाला जो पार्ट है ये तो हमने देखा, सर्वाधिक विस्तृत संविधान, तो ये तो हो गया इसका एक मात्रात्मक पहलू। ठीक है, कि क्वांटिटी किस प्रकार की रखी गई, और दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में इतने अनुच्छेद, इतने भाग, इतनी अनुसूचियां, ये व्यवस्था नहीं देखी गई। ठीक है, दूसरी जो व्यवस्था है वो है समावेशी प्रकार का संविधान। समावेशी संविधान को हम किस प्रकार से समझते हैं, देखिए दूसरी तीसरी विशेषता जो है वो बड़ी अंतर संबंधित है। एक्चुअली हुआ ये है कि भारत का जो संविधान है उसके निर्माण में, मैं लिख रहा हूं यहां पर, संसद आप भी लिखिए इसको, भारतीय संविधान के निर्माण में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास और भारत के सामाजिक मूल्यों की छाप, या इनका मूल्यों का समावेशन लिख देते हैं हम, सामाजिक मूल्यों का समावेशन हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट का एक चरण आया 1895 में तिलक के स्वराज्य विधेयक से, उसकी हम शुरुआत करते हैं, और संवैधानिक सुधार के जो अधिनियम चल रहे थे राष्ट्रीय आंदोलन के दिनों में, उनमें संविधान के जो बेसिक अवयव होते हैं उसकी डिमांड की जाने लगी, संविधान और राज्य व्यवस्था के जो तत्व हैं उनकी डिमांड की जाने लगी, जैसे निर्वाचन की बात की जाने लगी, प्रतिनिधित्व की बात की जाने लगी, विधायिका की उसमें बात की जाने लगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें थी वो डेवलप होती गई। 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, फिर कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस उस समय एक सर्वप्रमुख संगठन के रूप में कार्य कर रही थी, और अन्य और भी संगठन थे, लेकिन कांग्रेस के मन से बार बार जो है संविधान सभा की डिमांड प्रस्तुत की जा रही थी। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसका एक वृहद इतिहास जो है वो हमारे इस संविधान के निर्माण के पीछे वो एक प्रेरणा का स्रोत रहा, और इन सभी बातों को एक जगह मिली संविधान सभा के भीतर। मैं अनेक बार ये बात कहता हूं कि हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था उसके दो महत्वपूर्ण परिणाम निकले, एक परिणाम भारत की आजादी और दूसरा परिणाम भारत के संविधान का निर्माण। और ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि आजादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन संविधान के निर्माण की जो प्रोसेस है, औपचारिक जो प्रोसेस है, संविधान सभा की जो आयोजन है वो 9 दिसंबर 1946 को हो जाता है। यानी लगभग 8-9 माह पूर्व जो है, आजादी से 8-9 माह पूर्व संविधान निर्माण का कार्य शुरू हो गया, और आजादी मिलने से पहले संविधान सभा के 4 अधिवेशन संपन्न हो चुके थे। 5वां जो अधिवेशन था उसमें आजादी की भी घोषणा हुई, 14-15 अगस्त 1947 का जो अधिवेशन था। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो संविधान है वो राष्ट्रीय आंदोलन की एक बड़ी छाप उसमें पड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन का जो त्याग है, तपस्या, बलिदान है, राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो लोगों को साथ लेने की जो प्रवृत्ति थी, इन सारी चीजों का जो है प्रभाव देखा गया। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन इस लिहाज से भी जो है समावेशी प्रकार का संविधान बना कि इसमें भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति के जो पक्ष हैं, जो हम देखते हैं, एक विशाल का इतिहास हमारा रहा, और खासकर 18वीं 19वीं सदी से भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार आंदोलन शुरू हुए, और उसके बाद फिर राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ देखे गए। ठीक है, क्रांतिकारी पक्ष भी उसमें देखा गया, उदारवादी पक्ष भी उसमें देखा गया, गरम दल का प्रभाव भी उसमें देखा गया, गांधी युग का प्रभाव भी देखा गया। तो तमाम प्रकार के जो संवैधानिक प्रयास हैं, तमाम प्रकार के जो सामाजिक सांस्कृतिक जो पक्ष है, उन सभी का इसमें प्रभाव देखा गया। तो हम ये मानते हैं कि ये समावेशी प्रकार का संविधान, इंक्लूसिव काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंक्लूसिव का मतलब होता है जो सभी को समाहित करता है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ग्रामीण व्यक्ति के लिए भी महत्व रखता है, शहरी व्यक्ति के लिए भी महत्व रखता है, शिक्षित के लिए महत्व रखता है, अशिक्षित के लिए महत्व रखता है, बेरोजगार के लिए महत्वपूर्ण है, रोजगार प्राप्त के लिए महत्वपूर्ण है, जो एक बहुत आम व्यक्ति जिसके हम बात करते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, या कोई वीआईपी या वीवीआईपी का दर्जा प्राप्त जो लोग हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हर धर्म, हर भाषा, हर क्षेत्र, हर जाति, हर संस्कृति, हर निर्जातीयता, सभी के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी जो विशेषता, सर्वाधिक समावेशी प्रकार का संविधान, साथ ही इसे हम जीवंत दस्तावेज की बात भी कहते हैं, सामाजिक क्रांति का। ये जो सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, इसके संदर्भ में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, और ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि प्रसिद्ध जो संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन साहब के द्वारा, प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा भारतीय संविधान को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा गया। और उनकी जो किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, इस किताब को आप ध्यान रखिए, कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन यानी भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला, इसके नाम से जो है हिंदी में उसका अनुवाद हुआ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन के जो प्राकथन है, जो शुरुआती पक्ष है, उसमें वो लिखते हैं कि भारतीय संविधान जो है
वो एक कानूनों का संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल चेंज, सोशल रिवोल्यूशन है। और सोशल रिवोल्यूशन का मतलब है कि यहाँ समाज में जो मूल पक्ष हैं उनमें परिवर्तन की गुंजाइश इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दिखाई देती है, और फिर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रियम्बल, इनके माध्यम से चीजें यहाँ दिखाई देती है। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, तीन जो लक्षण है, तीन जो विशेषताएं हैं, ये सबसे पहले हमें क्लियर हमने करी। सर्वाधिक विस्तृत संविधान है जो इसका एक मात्रात्मक पक्ष है। फिर उसके बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रभाव इसमें देखा गया, समावेशी प्रकार का संविधान है। और फिर सामाजिक क्रांति के ये दस्तावेज के रूप में एक जीवंत प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आगे बढ़ते हैं तो चतुर्थ विशेषता के रूप में हम ये देखते हैं कि प्रस्तावना के माध्यम से संवैधानिक आदर्शों और मूल्यों का ज्ञान, और मूल्यों का दर्शन। फिर पांचवी विशेषता हम लिखते हैं इसमें व्यष्टि या व्यक्तिगत हितों पर आधारित मूल अधिकार, और साथ ही नेक्स्ट विशेषता इसकी समष्टि या सामूहिक हितों को बढ़ावा देने वाले नीति निदेशक तत्व। ठीक है, तो ये तीन विशेषता मैंने और लिखी। चौथे नंबर की विशेषता हमने लिखी कि प्रस्तावना, और प्रस्तावना के माध्यम से जो संवैधानिक मूल्य है, संवैधानिक जो आदर्श है, उनको बढ़ावा इसमें मिला। और इसी वजह से प्रस्तावना को संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। प्रस्तावना वाले टॉपिक में हमने बात की भी है। प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि संविधान के जो मूल्य है, आदर्श है, उन सभी की जानकारी जो है प्रस्तावना के माध्यम से हमको मिल जाती है। चाहे हम लोकप्रिय संप्रभुता की बात करें, चाहे प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की हम बात करें, चाहे समाजवाद और पंथ निरपेक्षता का विवेचन हमें करना हो, और फिर चाहे हमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय की बात करनी हो, व्यक्ति की गरिमा का संदर्भ लिया जाना हो, और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की बात की जानी हो, तो इन सभी बातों का जो जिक्र है वो हमारी प्रस्तावना के माध्यम से हमको मिलता है। प्रस्तावना के बेसिक वर्ड है जिनको मैंने अभी बोला आपके सामने, तो इनको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इनका क्रम पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है उसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए कहा जाता है कि प्रियम्बल इज दी फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्शन है। दर्शन का मतलब होता है जिसके माध्यम से किसी चीज को जानने, देखने, परखने, समझने में, हमारी जिज्ञासा जो है शांत करने में मदद मिलती है, उसे हम दर्शन की बात कहते हैं। इंग्लिश में फिलोसॉफी है, फिलो और सोफिया दो शब्दों से मिलकर बना। सोफिया का अर्थ है ज्ञान, और फिलो का मतलब है प्रेम। तो जो ज्ञान से प्रेम का जो निरूपण करता है, चित्रण करता है, विवेचन करता है, उसे हम दर्शन कहते हैं। तो इस संविधान के माध्यम से हमें प्रस्तावना की जानकारी मिलती है। तो संविधान की विशेषता में हमारे पास एक ऐसी प्रस्तावना है जो संवैधानिक मूल्यों का हमें ज्ञान कराती है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो संविधान का जो भाग 3 है, फंडामेंटल राइट्स के रूप में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक एक बेहतरीन प्रकार की जो व्यवस्था है वो हमको करके देता है, जिसमें व्यक्तिगत उसकी प्रकृति, क्योंकि अधिकारों की प्रकृति नितांत व्यक्तिगत होती है, क्योंकि मुझे मेरे अधिकारों से मतलब है, आपको आपके अधिकारों से मतलब है, किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से मतलब है। तो अधिकारों की प्रकृति जो है उसमें व्यक्तिगत तत्व का एक बड़ा समावेशन होता है। यद्यपि कुछ अधिकारों की प्रकृति में सामूहिकता हो सकती है, लेकिन अधिकार की मूल प्रकृति जो है व्यक्तिगत होती है। फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में हम इसकी बात काफी डिटेल में करते हैं, समझाते हैं इसको। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए 7 कोटि के 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे। संपत्ति का जो अधिकार है वो 44वें संशोधन से हटाने के बाद जो है 6 प्रकार के मूल अधिकार, जिसमें समानता भी है, स्वतंत्रता भी है, धर्म की स्वतंत्रता भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात भी है, संस्कृति और शिक्षा की बात भी है, और फिर मूल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था संवैधानिक उपचारों के अधिकार के माध्यम से है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के जो मूल अधिकार है वो भी हमें प्रदान किए गए। और फिर सामूहिक हितों पर आधारित, लोक कल्याण पर आधारित जो है, लोक कल्याण का मतलब है जहां रोटी, कपड़ा, मकान से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, यातायात, बैंकिंग, बीमा, ऊर्जा, सामुदायिक सेवाएं जो है, इन सब का सृजन किया जाए, इन सब के लिए महत्व दिया जाए। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के माध्यम से मिलती है। तो वो भी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य की नीति के जो निदेशक तत्व है उनकी घोषणा की गई, उनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मूल रूप से जो अंतर है उसे हम कई बार जो है बताने का प्रयास करते हैं, कई बार उसकी टेबल वगैरह हम बताते हैं उसके माध्यम से। साथ ही फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लेकर एक लंबे समय तक जो भारतीय राज्य व्यवस्था में संघर्ष की स्थिति देखी गई, जिसमें कुछ संविधान संशोधन और कुछ जो है प्रमुख केसेस का जिक्र है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो ये 6 विशेषताएं हमने यहाँ पर लिखी। फिर आगे बढ़ते हैं हम
नेक्स्ट विशेषता हम लिखते हैं कि लचीले और कठोर का समन्वय। अच्छा, ये जो बात मैंने लिखी है लचीलेपन और कठोर का समन्वय, ये हम लिखते हैं, मैं येलो से लिख देता हूं इसमें, ये हम लिखते हैं संशोधन प्रणाली के संदर्भ में। ठीक है, संशोधन प्रणाली के संदर्भ में लचीले और कठोर का जो समन्वय है उसकी हम बात करते हैं कि जिन देशों में संविधान बड़ी आसानी से परिवर्तित होते हैं, आसानी से परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जहां विधायी प्रक्रिया और संविधायी प्रक्रिया, ये दो शब्द आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, विधायी प्रक्रिया और संविधायी प्रक्रिया। विधायी का मतलब होता है जिससे कानून बनाए जाते हैं, और संविधायी का मतलब होता है जिससे संविधान में संशोधन होते हैं। तो जिन देशों में विधायी और संविधायी प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं रखा जाता है, यानी कि जिस प्रक्रिया से, जिस बहुमत से विधि बनती है, कानून बनते हैं, उसी प्रक्रिया से संविधान में भी परिवर्तन हो जाता है, उन संविधानों को लचीले प्रकार का संविधान कहा जाता है। वहीं कठोर प्रकार का संविधान का मतलब होता है कि जहां विधायी और संविधायी दोनों प्रक्रियाओं को अलग किया जाता है। तो भारतीय संविधान इस मायने में अनूठा है कि भारतीय संविधान के बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन करने के लिए साधारण विधायी प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है, और कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके बारे में आर्टिकल 368 के माध्यम से जो संशोधन की दो प्रकार की प्रक्रिया है वो प्रस्तुत की गई, एक कठोर प्रक्रिया और एक अपेक्षाकृत और अधिक कठोर प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान लचीला और कठोर का मिश्र, इसको हम मिश्रित संविधान के रूप में बोलते हैं। अच्छा, ये जो लचीला और कठोर है इसको सुनम्य संविधान बोलते हैं, और कठोर को अनम्य संविधान बोल देते हैं ना, अनम्य। तो ये जो विशेषता है ना, इसके लिए मिश्रित संविधान का नाम भी दे दिया जाता है कि भारतीय संविधान जो है वो एक मिश्रित संविधान का उदाहरण जो है वो प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए 7 नंबर की विशेषता है, अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रकार की विशेषता। फिर 8वें विशेषता की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और इसमें हम ये कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है वहां एकात्मक और संघात्मक प्रकृति का समन्वय, ठीक है ना, एकात्मक और संघात्मक, ये दो प्रकृतियां जो है इनका समन्वय हुआ है। और एकात्मक का मतलब ये होता है जहां मजबूत या कठोर केंद्र की बात की जाती है, मजबूत या कठोर केंद्र, और संघात्मक वो होता है जहां प्रांतीय स्वायत्तता को महत्व मिलता है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है वो इस मायने में अनूठा है कि यहाँ एकात्मक यानी एक मजबूत प्रकार का केंद्र, बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनके माध्यम से हम केंद्र को मजबूती प्रदान करते हैं, और एकात्मक व्यवस्था के साथ साथ हमने प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान रखे। जैसे हम शक्तियों के वितरण की बात करते हैं, भारतीय संविधान का भाग 11 और भाग 12 जो संघ, राज्य, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का जिक्र करता है, उसको हम देखते हैं। संघ सूची की व्यवस्था, राज्य सूची की, समवर्ती सूची की व्यवस्था, अवशिष्ट विषयों का जो संदर्भ है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की जो शक्ति है, ठीक है। और केंद्र के पास बहुत सारे जो प्राधिकार है वो ज्यादा है, वित्त के मामलों में उसके पास बहुत बड़े व्यापक अधिकार है, और राज्यों की राज्य जो है केंद्र पर निर्भर रहते हैं वित्त संबंधी मामलों के लिए। सुरक्षा संबंधी जो कंसर्न है वो उनकी जो ज्यादा चिंता, ज्यादा जो अधिकार है वो केंद्र के पास है। राज्यों के पास यद्यपि अपने लोक व्यवस्था और पुलिस से रिलेटेड जो अधिकार है, लेकिन केंद्र के पास जो है मिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, देश की सुरक्षा, प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता, वैदेशिक संबंध, ये सारे के सारे जो है केंद्र के पास है। तो तात्पर्य एक एकात्मक और संघात्मक दोनों ही प्रकार का समन्वय किया गया, और हमारा जो संविधान है वो एकात्मक और संघात्मक दोनों के लिए, दोनों का जो चूंकि मिश्रण करता है, इसलिए हम इसे यूनियन, जो शब्दावली है यूनियन ऑफ स्टेट्स हम कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा, है ना। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। और जो अनुच्छेद 1 है उसमें जो भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसकी गणना की गई, जिसमें राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और अन्य राज्य क्षेत्र जो कि भविष्य में अर्जित किए जाए उनका उसमें उल्लेख किया गया है। एकात्मक और संघात्मक प्रकार का समन्वय है, एक अनूठे प्रकार का संविधान है। ब्रिटेन जो है वो एकात्मक प्रकार के संविधान का उदाहरण है, यूएसए जो है वो संघात्मक प्रकार के संविधान का उदाहरण है। लेकिन हमने जो है कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें अनुसरण करते हुए और फिर अपनी इसमें मौलिकता का समावेशन किया, यूनियन के अवधारणा को हमने स्थान दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। 9th विशेषता के रूप में हम लिखते हैं कि संसदीय लोकतंत्र को महत्व। हमने लोकतंत्र का संसदीय प्रकार अपनाया, और संसदीय लोकतंत्र जो है वो उत्तरदायी सरकार की स्थापना करता है, उत्तरदायी शासन की स्थापना करता है। ठीक है, हमने एक बड़ा इस पे डिबेट हुई संविधान सभा में कि हम संसदीय प्रकार का लोकतंत्र अपनाएं या
अध्यक्षीय प्रकार का लोकतंत्र अपनाया, क्योंकि सरकारों के दो मॉडल दुनिया भर में उस समय चलन में थे, अमेरिका में अध्यक्षीय और ब्रिटेन में संसदीय। तो हमने महसूस किया कि ब्रिटेन के साथ हमारा जो लंबे समय का जो अनुभव था, संवैधानिक कानूनी जो अनुभव हो चुके थे, राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव हो चुके थे, हमारे वित्त के अनुभव हो चुके थे, और संसदीय प्रणाली का जो गुण था वो था उत्तरदायित्व की व्यवस्था। और इसमें उत्तरदायित्व यानी केंद्र विकसित होते हैं और एक सामूहिक प्रकार की जो कार्यपालिका का जो नेचर है वो सुनिश्चित होता है, वो इसमें विकसित होता है। इस वजह से हमने संसदीय प्रकार का लोकतंत्र अपनाया। भाग 5 में हमने संघ के संदर्भ में संसदीय व्यवस्था, भारतीय संसद का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक इसका उल्लेख आता है। वहीं राज्यों के स्तर पर भी हमने संसदीय जो प्रतिमान है उसका अनुसरण करते हुए राज्यों के विधानमंडलों की व्यवस्था करी। ठीक है, उसी प्रकार से सरकार का तंत्र भी डेवलप हुआ। तो हमने संसदीय लोकतंत्र को तरजीह दी, संसदीय लोकतंत्र को प्राथमिकता दी। इसे उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। दोहरे प्रकार की कार्यपालिका इसमें होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व इसमें सुनिश्चित होता है। आर्टिकल 75 सेक्शन 3 में लिखा गया, संघ की मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, तो उत्तरदायित्व को अत्यधिक इसमें महत्व मिला। तो हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया और उस संसदीय लोकतंत्र के साथ लगातार जो है हम काम करते रहे सफलतापूर्वक। और उसके एक सदन जो है जनता का सदन और एक सदन जो है राज्यों के सदन के रूप में आ गया। तो जो हमारी संसदीय व्यवस्था है वो द्विसदनीय व्यवस्थापिका के रूप में विकसित हो गई। ठीक है, बाइकैमरल इसको बोलते हैं, द्विसदनीय व्यवस्थापिका के रूप में विकसित हो गई, जिसमें एक सदन जो है वो लोकसभा के रूप में आ गया और दूसरा सदन जो है वो राज्यसभा के रूप में प्रस्तुत हुआ। ठीक है, ये जनता का सदन है, ये राज्यों का सदन है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा की कई बार तुलना भी की जाती है, तो यह हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर 10वें नंबर का बिंदु आता है कि हमने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को भी तवज्जो दी। ठीक, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को महत्व। हमने ये कहा कि शक्ति जो है वो केवल एक जगह केंद्रित ना हो, केंद्र के स्तर पर ही शक्ति ना हो, बल्कि राज्यों के स्तर तक भी हम शक्तियों की जो व्यवस्था है उसको प्रस्तुत करेंगे। और लोकतांत्रिक केंद्रीकरण को हमने महत्व दिया और इसके लिए हमने क्या करा कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज और जो नगरीय निकाय है इनकी व्यवस्था को भी हमने तवज्जो प्रदान की है ना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को हमने महत्व दिया, जिसमें पंचायती राज जो कि एक ग्रामीण प्रकार की प्रणाली है और ये जो नगरीय निकाय है ये अर्बन यानी शहरी प्रकार की प्रणाली, इसको स्थान दिया। अच्छा, पंचायती राज जो है वो गांधीवादी आदर्श के साथ जोड़ दिया गया है ना, उसे हमने गांधीवादी आदर्श के साथ जोड़ दिया पंचायती राज की प्रणाली को। और जो गांधीवादी आदर्श है आर्टिकल 40 में लिखा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित करने का प्रयास करेगा। तो ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को हमने महत्व दिया और उसके माध्यम से केंद्र, राज्य और फिर स्थानीय स्तर पर जो है, इसको स्थानीय स्तर भी हम लोग बोलते हैं, तृणमूल लोकतंत्र भी हम लोग बोल देते हैं इसको, है स्थानीय स्वशासन भी हम बोलते हैं इसको। पेपर में कई बार अलग अलग शब्द देते हैं तो हमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है। इसको तृणमूल लोकतंत्र भी बोलते हैं हम लोग। तो हमने इसको बड़ा महत्व प्रदान किया और राजस्थान तो इस क्षेत्र में अग्रणी रहा कि राजस्थान से ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायत राज का उद्घाटन किया गया नेहरू जी के द्वारा। और फिर जो है 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है कालांतर में 1993 73वां संविधान संशोधन 1992 आता है, 1993 से लागू हुआ और उसके माध्यम से पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा, एक संवैधानिक जो है स्थान प्राप्त हुआ। फिर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था इसमें हम लोग देखते हैं आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान या संकटकालीन प्रावधान बोलते हैं इनको। ये 3 प्रकार के रखे गए, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 300। जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित रहे, हालांकि वित्तीय आपातकाल जो है वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित रहा। और ये संदर्भ ये माना गया कि किसी समय देश की सुरक्षा, उसकी प्रभुसत्ता खतरे में हो या देश में इस प्रकार के असामाजिक तत्व, अराजक तत्व जो है इस समय सिर उठा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में उनको रोकने के लिए, उनका नियंत्रण करने के लिए, उनका प्रतिकार करने के लिए जरूरत है कि सारी शक्तियां जो है केंद्रीकृत हो जाए, एकीकृत हो जाए और शीघ्रता से निर्णय लिया जा सके, बड़ी जो है सरलता से निर्णय लिया जा सके। ऐसा ना हो कि निर्णय में कोई ढील हो, निर्णय में कोई जल्दबाजी नहीं, निर्णय में किसी प्रकार की शिथिलता ना हो, जल्दी से निर्णय लिया जाए और वो निर्णय जो है राष्ट्रव्यापी प्रभावों के साथ प्रस्तुत हो। तो 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल की सूचना देता है। 356 जो है उसमें प्रत्येक राज्य चूंकि संविधान के तंत्र के अनुसार चलो, किसी राज्य में यदि संविधान के तंत्र की अवहेलना हो रही है तो फिर उस राज्य में पर्टिकुलर कुछ समय के लिए जो निर्धारित अवधि हो, वहां जो शासन है वो केंद्र के दिशा निर्देशों के माध्यम से ही चले। वो राष्ट्रपति शासन के रूप में भी उसे कहा गया, यद्यपि राष्ट्रीय शासन तो शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, लेकिन व्यवहार में लोकप्रिय रूप में उसे राष्ट्रीय शासन कहा जाता है।
फिर आर्टिकल 360 जब कभी देश की वित्तीय स्थिरता को कोई खतरा है, साख जो है देश की उसको खतरा है, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय खर्चों में कटौती वगैरह करने के लिए वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था। तो बड़ा महत्व है भारत के संविधान में। 352 का प्रयोग हमने 3 बार किया, 356 का प्रयोग करीब 130 से ज्यादा बार किया चुका, 360 का प्रयोग कभी नहीं किया गया और ना किया जाए, हम यही चाहेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी ऐसी स्थिति होती है जो कि बहुत सही नहीं है स्थिति वो, तो उसका उपयोग ना किया गया, ना किया जाए। फिर नेक्स्ट हम लिखते हैं इसमें संविधान के भाषाई प्रावधान। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, राजभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व। 8वीं अनुसूची का संदर्भ दिया गया, 14 भाषाएं रखी गई पहले, फिर कालांतर में संविधान संशोधनों के माध्यम से जो है इसमें लगातार भाषाएं जुड़ती रही, 22 भाषाएं हो गई 8वीं अनुसूची में। जिसका मकसद था एक जो क्षेत्रीय भाषाओं, क्षेत्रीय पहचान, क्षेत्रीय जो अस्मिता है उसको महत्व देना, क्योंकि भाषा जो होती है उसके पीछे पूरा का पूरा उसका इतिहास होता है, संस्कृति होती है, मूल्य होते हैं, है ना। भाषा के साथ लोगों का समर्पण, लोगों का जो एक भावनात्मक लगाव होता है, तो उन सभी को संरक्षण देना, संविधान निर्माताओं के जहन में ये बात थी कि सभी को संरक्षण दिया जाना चाहिए। तो उस आधार पर जो है राजभाषा का जो प्रावधान है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। क्योंकि अंग्रेजी भाषा चलन में आ चुकी थी, तो अंग्रेजी भाषा जो है उसको भी एक सहायक भाषा के रूप में घोषित किया गया। पहले 15 साल तक रखा गया था, कालांतर में अनिश्चित काल तक के लिए कर दिया गया। फिर रीजनल जो लैंग्वेज है उनको भी महत्व दिया, ठीक है। तो संविधान का जो भाषाई प्रावधान है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। संसद की भाषा, राज्य विधानमंडलों की भाषा, सुप्रीम कोर्ट की भाषा, हाई कोर्ट की भाषा, इन सभी का उल्लेख जो है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जब भाग हम पढ़ते हैं आर्टिकल 343 से आर्टिकल 351 जो है वो भाषा संबंधी जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी ही व्याख्या करते हैं वो। फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण इसमें संदर्भ आया और वो था संविधान में संशोधन प्रणाली। इसकी बात मैं कर चुका हूं हालांकि मिश्रित संविधान के रूप में, लेकिन संशोधन प्रणाली कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल 368 जो है वो संशोधन की प्रणाली की बात करता है और बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल रहा। और हम देखते हैं कि संविधान लागू होने से लेकर अब तक पिछले 75 वर्षों में हमने 106 बार जो है संविधान में संशोधन कर लिया, 106 बार संविधान में संशोधन किए और बड़े महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए गए। सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से, महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से, युवा वर्ग के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से, संरचनाओं को मजबूती देने के दृष्टिकोण से, ठीक है, राजनीतिक जो वातावरण है उसको सही बनाए रखने के लिए और फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। तो बहुत सारे संविधान संशोधन स्वीकार किए हुए 106 संविधान संशोधन किया जाना एक बड़ा महत्वपूर्ण एक आंकड़ा है। तो हमने संविधान की जो संशोधन प्रणाली है यह हमारे संविधान की विशेषता रही। फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि सामाजिक न्याय को बढ़ावा, और इसके लिए हमने क्या किया कि जो वंचित वर्ग है उनके सशक्तिकरण पे विशेष काम किया। वंचित वर्गों का सशक्तिकरण किया गया और इस संबंध में आरक्षण की जो नीतियां हैं वो लागू की गई। राज्य के जो अफर्मेटिव एक्शन होते हैं, सकारात्मक कार्रवाई, संरक्षण मूलक जो विभेद की व्यवस्था है, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, वो की गई। और संविधान का एक बिल्कुल भाग 16 जो है और अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आंग्ल भारतीय, इनके संदर्भ में वहां प्रस्तुत किया गया। तो ताकि सामाजिक न्याय जो है वो प्रस्तुत हो सके, क्योंकि प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का आदर्श के रूप में दिया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक न्याय को संविधान के आधारभूत ढांचे के साथ जोड़ा। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज के जो वंचित, उपेक्षित, हाशिए पर जो स्थित लोग हैं, पिछड़े जो वर्ग हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में लाया जाए। समाज के जो लाभ हैं, जो अवसर हैं, जो पद हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक सेवाएं, सार्वजनिक सुरक्षा, जो सामाजिक सेवाओं के साधन हैं, वो सब उनको जो है पर्याप्त रूप से उनके हक में उनको मिले, उनको वितरण हो सके। तो ये जो व्यवस्था है भारतीय संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक जो है वो सोशल जस्टिस को बढ़ावा मिलता है। फिर उसके अलावा एकल नागरिकता, इकहरी नागरिकता को स्थान दिया गया और इसने ये बताया कि हम चाहे किसी भी प्रांत में, क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन शुरू हुआ, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश से होते होते 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में आ गए। और भले हम किसी प्रांत के निवासी हों, किसी क्षेत्र के निवासी हों, ठीक है, लेकिन हमारी जो पहचान है भारतीय नागरिक के रूप में होगी। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जो है नागरिकता के प्रावधानों की बात करता है और हम नागरिक के रूप में ही जो है अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तो नागरिकता हमारी एक संवैधानिक कानूनी हैसियत है, हमारी संवैधानिक पहचान है और नागरिक के रूप में हम जो है तमाम प्रकार के राजनीतिक संवैधानिक जो अधिकार है उनको प्राप्त करते हैं। जब चाहे राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना हो, चाहे सांसद, विधायक, या चाहे हमें
किसी संवैधानिक पद को जो है नियुक्ति प्राप्त करनी हो तो पहली शर्त है भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो तात्पर्य यह है कि नागरिकता जो है वो यहाँ एक ही प्रकार की नागरिकता रखी गई और किसी भी प्रांत के निवासी, किसी भी क्षेत्र के निवासी हम भारत के नागरिक के रूप में जाने जाएंगे, भारत के नागरिक के रूप में ही माने जाएंगे, ठीक है। भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप। फिर इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो संस्थागत तंत्रों को महत्व मिला। तो संस्थागत तंत्रों को का मतलब था कि विभिन्न प्रकार के आयोगों को महत्व मिला। हमने देखा कि चुनाव आयोग आ गया, लोक सेवा आयोग आ गए, ठीक है, वित्त आयोग की व्यवस्था हो गई और देश में इलेक्शन बेहतर प्रकार से कराने के लिए एक इलेक्शन मशीनरी की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में करके दी गई। सार्वजनिक जो पद है, लोक जो पद है उन पर योग्य कुशल उम्मीदवारों की भर्ती हो, इसके लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। देश की वित्तीय हालात किस प्रकार के, उसके वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। तो तमाम प्रकार के संस्थागत तंत्र जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तुत किए गए और इसके अलग अलग प्रावधान किए गए। उनका ढांचा किस प्रकार से होगा, उनके सदस्य कौन लोग हो सकेंगे, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, कार्यकाल क्या होगा, उनकी शर्तें क्या होंगी, किस प्रकार से वो जो है अपने कार्यों का संचालन करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो विभिन्न प्रकार के जो इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म है उसको महत्व दिया गया। फिर एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदु, संविधान के प्रहरी या संरक्षक के रूप में स्वतंत्र न्यायपालिका। ये एकीकृत न्यायपालिका बनाई गई। जो ढांचा रखा गया हमारी जुडिशरी का वो एकीकृत न्यायपालिका है। इसका मतलब है कि शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है, राज्यों के स्तर पर हाई कोर्ट है और फिर अधीनस्थ अदालतें हैं, जिला कोर्ट, जिला अदालत और सेशन कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, और फिर महानगरीय मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट होते हैं, न्याय पंचायतें। ये इस प्रकार की एक न्यायिक व्यवस्था हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रखी और उसके संविधान का व्याख्याकार, संविधान का प्रहरी रूप में बताया गया और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायिक सक्रियता की शक्ति के माध्यम से न्यायपालिका ने अत्यधिक महत्वपूर्ण काम किया। केशवानंद भारती केस की जब हम बात करते हैं तो संविधान के आधारभूत ढांचे की संकल्पना को उसने प्रस्तुत किया और कालांतर में विभिन्न प्रकार के केसेस के माध्यम से आधारभूत ढांचे की संकल्पना का क्षितिज जो है वो विस्तृत होता चला गया और सरकार के कार्यों पर, संसद के कानूनों पर, संविधान संशोधनों पर एक स्क्रूटनी, एक छटनी उन्होंने करी, एक समीक्षा का उन्होंने काम किया। तो न्यायपालिका ने जो है वो न्यायिक समीक्षा की शक्ति काम में ली, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति काम में ली, न्यायिक सक्रियता की शक्ति काम में ली, ठीक है। तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय जो है वो यहाँ प्रस्तुत हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये करीब संख्या में 17 विशेषताएं हैं, अभी और बढ़ाई जा सकती हैं। मूल बात यह है कि संविधान की विशेषताओं का सरोकार इस बात से है कि हमारा संविधान दिखता कैसा है, हमारे संविधान में क्या क्या जिक्र किया गया है भारत के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की पंथ निरपेक्षता के लिए, भारत के समाजवाद के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के गणराज्य के लिए, भारत की एकता अखंडता के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए, भारत के नागरिकों के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये सब कुछ जो समावेशन हम करते हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इसको याद कीजिए। मैंने 17 बेहतरीन जो विशेषताएं लिखने की कोशिश की है और इनमें से पेपर में काफी क्वेश्चन आने की गुंजाइश भी रहती है। विदेशी जो सोर्सेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो हमने बहुत सारे प्राप्त किए हैं, उनको भी आप इसमें याद कर सकते हैं, ठीक है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या ग्रहण किया, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस से, तो ये भी इसमें विशेषता के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। तो ओवरऑल ये जो विशेषताएं, 17 विशेषताएं हमने यहाँ लिखी हैं, इनको याद कर लीजिए और पेपर में इनमें से आता है तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के पेपर आप देखेंगे जब, तब तो जरूर ऐसी कुछ विशेषताओं के क्वेश्चन आपको वहाँ आए हुए विभिन्न एग्जाम में दिख जाएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास काफी अधिक लाभदायक रहेगी आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए। तो आज का विशेष ध्यान रखिएगा और मिलता हूँ आपसे इसे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।